दोस्तों, आज की कहानी है आरवी सुहाग रात का दर्द सहन क्यों नहीं कर पाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सब मेहमानों को विदा करने के बाद बंस के शरीर का पोर पोर दुख रहा था। शादी में खूब रौनक थी, पर अब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर भाए भाए कर रहा था। सोचा क्यों ना एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए। और फिर बंस ने अपनी मम्मी शालिनी को आवाज दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर बंस मन ही मन सोचने लगा कि आरवी से भी पूछ लेता हूँ, बेचारी नए घर में पता नहीं कैसे महसूस कर रही होगी। बंस ने धीमे से दरवाजा खटखटाया तो आरवी की महीन सी आवाज सुनाई दी। कौन है? बंस बोला। आरवी मैं हूँ। अंदर जाकर देखा, आरवी एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। न होठों पर लिपस्टिक, न आंखों में काजल, न ही कोई और सज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि बंस कोई पुरानी सोच रखता था, पर आरवी के चेहरे पर वह लुनाई नहीं थी जो नए दुल्हन के चेहरे पर होती रहती है। बंस ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक है तो हो आरवी, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और यह कहते हुए आरवी का स्वर इतना सपाट था कि बंस उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन बंस सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने से पूरे जीवन में खुशी की रुनझुन हो जाती है, पर आरवी तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को बंस कितने अरमान के साथ आरवी के पास गया था, कितनी सारी बातें करनी थी, पर उसने देखा आरवी गहरी नींद में सोई हुई थी। बंस को थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन बंस अपने दोस्त नीरज से यह बात बोल ही रहा था तो नीरज हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शाब्दिक एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता है। कुछ समय दो, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती हैं तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। आज रात बंस और आरवी अपने हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे थे। बंस ने खुश होते हुए कहा, आरवी पैकिंग करने में मदद करूं क्या? आरवी ठंडे स्वर में बोली, थैंक यू बंस, मैंने कर ली है। बंस को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आरवी का बस एक छोटा सा बैग था जिसमें 4 या 5 टी शर्ट और 3 जीन्स थी। आरवी से बड़ा तो बंस का ही बैग था। बंस के जीवन में आरवी पहली लड़की नहीं थी, उसके पहले भी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लड़कियों को तो कपड़ों, गहनों और मेकअप का कितना शौक होता है। पूरे रास्ते विमान यात्रा में भी आरवी के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था। बंस तो आरवी की सादगी पर पहले दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते गड्ढे, उठे हुए चीक बोस और लहराते काले घुंघराले बाल। आरवी का रूखापन उसे समझ नहीं आ रहा था। मॉरिशस में होटल के कमरे में पहुंचकर आरवी ऐसे सहम गई जैसे बंस उसका पति नहीं, कोई अजनबी हो। बंस ने सोचा शायद आरवी हनीमून में थोड़ी खुल जाए। रात को आरवी बाथरूम से नहाकर निकली तो बच्चों जैसा नाइट सूट पहनी थी। बंस का स्वर्ग जल गया। बंस झुंझलाकर बोला, आरवी तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? आरवी कुछ ना बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बंस घबरा गया और बोला, आरवी मेरा वह मतलब नहीं था। सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? आरवी धीमे से बोली, बंस मुझे कुछ टाइम दे दो। आरवी मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा मुस्कुरा तो दो। हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिश बंस ही करता रहा था। आरवी वहाँ होकर भी नहीं थी। बंस को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
किससे बात करे, दोस्तों से बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपनी बीवी को काबू में नहीं रख पाया है। आरवी का बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार बंस को अंदर तक जला देता था। बंस जैसे ही रात में आरवी के पास जाने की कोशिश करता, आरवी की दिग्दी बंध जाती। बंस को ऐसा महसूस होता जैसे वह कई बलात्कारी हो। बंस का मन सिहर उठता और वह आरवी को पूरे परे ढकेल देता। कभी बंस को लगता कि आरवी के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से कि आरवी को कोई समस्या है। मॉरिशस से सीधे बंस और आरवी मुंबई चले गए, जहां बंस की नौकरी थी। अगले दिन बंस के ऑफिस जाने के बाद आरवी ने घर की काया पलट ही कर दी थी। बंस जब लौटा तो चकित रह गया। आरवी की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वह घर में बंस के साथ रच बस गई थी। एक दिन बंस आरवी से बोला, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। तुम्हारे पग फेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी थी। आरवी ने कहा, नहीं बंस, मैं ठीक हूँ। बंस को याद आया कि आरवी को उसने कभी अपने घर बात करते नहीं देखा और न ही वह और लड़कियों की तरह सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। रात के 8 बज गए थे। बंस अभी तक दफ्तर से नहीं आया था और आरवी बेचैनी से बंस की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही बंस ने घंटी बजाई, आरवी दौड़ आई और बोली, कहाँ चले गए थे? बंस मुस्कुराते हुए बोला, आरवी कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं। आरवी एक सादा सा कॉटन का सूट पहनने के लिए निकली थी कि तभी बंस बोला, रुको। फिर शिफॉन का महरून रंग का गाउन निकालकर आरवी को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट। जब आरवी तैयार होकर आई तो बंस बोला, आरवी आज इतनी सुंदर लग रही हो कि आंखें नहीं ठहर रही है मेरी। आरवी शर्माते हुए बोली, बंस तुम कुछ भी बोलते रहते हो, बस कार ड्राइवर करते हुए सोच रहा था। शुक्र है कम से कम आरवी हंसी तो। डिनर करते हुए बंस ने आरवी से उसके शौक और दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात करते ही आरवी चुप हो गई। बंस को इतना तो समझ आ गया था कि कोई बात तो है जो आरवी के परिवार से जुड़ी हुई है। एक माह बीत गया था। आरवी बोलती तो अब भी कम ही था, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। बंस की पसंद नापसंद को आरवी जान चुकी थी। खाने में क्या बनाना है जैसे छोटी सी बात को भी बंस से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला आरवी अपने आप से लेने में सक्षम नहीं थी। बंस धीरे धीरे आरवी को घर के साथ साथ बाहर के काम की भी जिम्मेदारी नहीं देने लगा था। जो आरवी घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिझकी थी, अब वही मुंबई के हर कोने से परिचित थी। परंतु आरवी और बंस का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ गया था। बंस ने आरवी के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियां ले आया था। करवा चौथ से एक दिन पहले वह शाम को ही आ गया था। उसने आरवी को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में बंस ने आरवी को अपने हाथों से खाना खिलाया तो आरवी बोली, बंस आई एम वेरी हैप्पी। बंस बोला, आरवी मैं कब हैप्पी बनूंगा? आरवी बंस की बात सुनकर एकदम से सकपका गई। करवा चौथ की रात को आरवी इतनी सुंदर लग रही थी कि बंस अपने आप को रोक नहीं पाया था। पर आरवी के बर्फ जैसी ठंडे शरीर को बाहों में लेते ही वह सिहर उठा। अब तो बंस को ये लगने लगा था शायद वह ही नारमद है, जिस कारण आरवी को वह उत्तेजित नहीं कर पाता था। बंस इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वह 3-4 दिन के लिए गोवा चला जाएगा। जब उसने आरवी को बताया तो आरवी अपना सामान भी खरीदने लगी। तभी बंस बोला, आरवी मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी छाया से भी दूर भागती हो, तो तुम यहाँ पर ही अपनी कंपनी एंजॉय करो। आरवी को बंस की यह उम्मीद नहीं थी,
पर वह क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन बंस लौटा तो आरवी बंस से बोली, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी आरवी। तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों का क्या करूँ? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? आरवी बोली, बंस ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सजा है, वह गलती जिसे मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किया था। अचानक आरवी ने यह कहकर अपनी जीभ काट ली। बंस सख्ती में आ गया। क्या यह शादी आरवी के लिए सजा है? बंस को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन करा कि आरवी से पूछे कि जब शादी का मन ही नहीं था तो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर दी। आरवी से मुंह से बात तो निकल गई थी, पर उसे समझ आ गया था कि बंस आहत हो गया है। शाम को जब आरवी बंस के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, बंस मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आरवी मुझे पूरा सच जानना है, मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। आरवी भर्राई आवाज में बोली, बंस पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगोगे, शायद घर से चले जाने को भी कह दे। बंस मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, यह घर मुझे अपना लगता है, आप मुझे अपने लगते हो। बंस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, आरवी मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी तब मेरी जिंदगी में रोशन आ गया था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी और वह भी मुझे बेहद चाहता था।